Welcome you all on very famous YouTube channel for NEET Chemistry, that is Chem to Fame। मेरा नाम अमित कुमार है और मेरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है बीटेक बायोटेक एंड एमबीए। मेरा एक एजुकेशनल एक्सपीरियंस 12 इयर्स का है फ्रॉम वेरियस प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ कोटा राजस्थान। अब मेरे इस वीडियो बनाने का पर्पस है कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का एक कॉमन क्वेरी था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्कोर कैसे किया जाए। हमें नीट के एग्जाम या आईआईटी के एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम भूल जाते हैं, समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन नहीं बनता है, तो उसका एक कॉमन सॉल्यूशन हम लेकर के आए हैं। और मेरे वीडियो का एक कॉमन पर्पस होगा कि जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े वो कभी भी मेमोराइजेशन पे डिपेंड ना हो, मतलब रटने वाला प्रवृत्ति ना हो। उसमें हमें एक एक चीज को समझना है, मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसेस में जाना है और एक प्रॉपर सीक्वेंस और ऑर्डर होना चाहिए स्टडी का। ऐसा नहीं कि कोई क्लास 11 का स्टूडेंट है तो वो हाइड्रोकार्बन से शुरू कर रहा है पढ़ना, क्लास 12 का है तो वो हेलो अल्केन हेलो एरीन से शुरू किया। पहले का पार्ट जो बेसिक पार्ट है जीओसी, रिएक्शन मैकेनिज्म, आइसोमेरिज्म, ये सब नहीं आता है उसको, तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जीरो लेवल से स्टार्ट करके और हाईएस्ट जो मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट है वहां तक स्टडी करेंगे हम लोग। और एक एक प्रोसेस को, एनसीईआरटी का एक एक लाइन को हमें डेप्थ में स्टडी करना है, पेशेंस रख करके। और हमें उम्मीद है कि हम पूरी तरह से आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैपेबल होंगे। तो जो मेरा आज का पहला लेक्चर है उसमें हम ये दिखाएंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बन कंपाउंड का केमिस्ट्री बोल सकते हैं। कार्बन कंपाउंड, पीरियोडिक टेबल में तो बहुत सारा एलिमेंट है, 118 एलिमेंट, लेकिन कार्बन के पास ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है कि वो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो सबसे पहले हमें इस वीडियो में, इस क्लास में ये देखना है कि व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ कार्बन। अब ये सुनने में लगेगा थोड़ा सा अजीब कि भाई ये तो हम क्लास 10th में भी पढ़े हैं। तो जो हम स्पेशल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कार्बन का, उस स्पेशल प्रॉपर्टी में हम केवल वर्ड का लिटरल मीनिंग नहीं समझने जा रहे हैं कि अच्छा भाई कार्बन टेट्रावैलेंट है तो उसका मीनिंग क्या हुआ। हम उसके मैकेनिज्म में जाएंगे, उसके डेप्थ में जो रीजन है, मेन कॉज है, ड्राइविंग फोर्स है, उसको हमें समझना है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टार्ट है, इनिशिएशन जो है फ्रॉम जीरो लेवल, वो ये है कि व्हाट आर स्पेशल फीचर ऑफ कार्बन। कार्बन का स्पेशल फीचर क्या है, स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, क्यों कार्बन इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें सबसे पहला जो रीजन होगा, नंबर 1, दैट इज द टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी वर्ड का सिंपलेस्ट वे में जो मीनिंग होगा कि कार्बन एटम अपने चारों तरफ 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। 4 बॉन्ड्स अराउंड कार्बन। कार्बन अपने चारों तरफ 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब हम इतना मीनिंग केवल जान गए तो क्या ये 100% सफिशिएंट नॉलेज है टेट्रावैलेंसी के बारे में? तो हम बोलेंगे कि नहीं, ये तो आप सब सिर्फ मीनिंग समझे हैं। तो हमें क्या जरूरत है यहां पे समझने का कि कार्बन के टेट्रावैलेंसी का मेन रीजन क्या है, कौन सा ऐसा फोर्स है कि कार्बन को टेट्रावैलेंट बनाता है। अगर ये मैकेनिज्म अगर हम समझ गए तो फिर हमें आगे के टॉपिक में, आगे के चैप्टर में इससे रिलेटेड कंसेप्ट का ज्यादा से ज्यादा यूज होगा, सब्जेक्ट आसान होता जाएगा। हमें ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन करना है, प्रॉब्लम करना है, ताकि हमारा जो मेन पर्पस है कि वी शुड गेट 180 आउट ऑफ 180, ये वाला जो हमारा एम है, ऑब्जेक्टिव है, ये फुलफिल हो जाए। तो इसका अगर हम रीजन समझे कि कार्बन टेट्रावैलेंट कैसे है, तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमें कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है मोस्ट स्टेबल स्टेट
मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एटम, मतलब कार्बन एटम का जो मैक्सिमम टाइम है वो इसी स्टेट में स्पेंड होने जा रहा है, ये अपना मैक्सिमम टाइम यहीं पे स्पेंड करेगा। तो जब स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ऑब्वियस है कि उसका जो एनर्जी होगा वो कम होगा। तो ग्राउंड स्टेट का मतलब हुआ मोस्ट स्टेबल स्टेट एंड अ स्टेट वेयर एनर्जी इज लोएस्ट, लोएस्ट एनर्जी स्टेट, क्योंकि हमें एक तो रिलेशन पता है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, मतलब किसी भी सिस्टम का अगर एनर्जी ज्यादा है तो ऑब्वियस है उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। अब हम ये इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो वो हो जाएगा हमारा 1s2, 2s2 और 2p2। अगर हम थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो यहां पे देखेंगे कि ये फर्स्ट सेल का s सब सेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल s सब सेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड सेल p सब सेल 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऑर्बिटल के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को शो करना है एंटी पैरेलल स्पिन में। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होगा और दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो एंटी पैरेलल होगा। फिर 2s सब सेल में एक ऑर्बिटल, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन एंटी पैरेलल स्पिन के साथ प्रेजेंट होगा। p सब सेल में 3 ऑर्बिटल और एक ऑर्बिटल, एक इलेक्ट्रॉन रखा है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में गया। जब हम इसके ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो हमें यह पता चला कि यहां पे टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 2। अब हम यहां पे अगर 2 हाइड्रोजन एटम को ले रहे हैं तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s1, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1। तो इसके पास एक हाइड्रोजन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरे हाइड्रोजन के पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने आप को पेयर्ड करेगा एंटी पैरेलल स्पिन के साथ और यही प्रोसेस कहलाता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इस तरह से यहां पे हम देख रहे हैं कि कार्बन जो है वो 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है 2 हाइड्रोजन एटम के साथ। अगर ये 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो यहां पे हम बोलेंगे कि कार्बन इज डाइवैलेंट। और हमें पता है कि जब 2 एटम के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा देन बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, वहां से एनर्जी रिलीज होगा। यहां पर जो एनर्जी रिलीज हो रहा है लेट इट बी x किलोकैल, और रिलीज ऑफ एनर्जी जो है उसको हम शो करते हैं माइनस साइन से। तो निगेटिव x किलोकैल का मतलब हुआ कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जब बॉन्ड बना तो इतना एनर्जी रिलीज हुआ होगा। अब हमें यह देखना है कि इस ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम कौन कौन सा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। तो भाई यहां पे हम ऑफ-बाउ प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, ऑफ-बाउ रूल। इसमें क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन्स are filled in orbitals with increased energy and increased distance from nucleus, increased distance from nucleus। तो ये भी ऑफ-बाउ रूल यहां पे फॉलो होता हुआ दिख रहा है। इसको चेक करेंगे कैसे कि कौन सा ऑर्बिटल को पहले एनर्जी मिले, इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो इसके लिए हम अप्लाई करते हैं n+l रूल। ये बड़ा बेसिक कंसेप्ट है और ये हमें जरूर मालूम होना चाहिए। तो 1s के लिए, 2s के लिए और 2p के लिए अगर हम n+l रूल अप्लाई कर रहे हैं तो यहां पे हमें मिल रहा है n का वैल्यू 1, s सब सेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर l का वैल्यू होगा 0, 1 + 0 = 1। 2s सब सेल के लिए अगर हम n+l अप्लाई करें तो n का वैल्यू 2 + 0 ये हो जाएगा 2। 2p के लिए अप्लाई कर रहे हैं n+l तो n का वैल्यू 2 प्लस p सब सेल के लिए l का वैल्यू हो जाएगा 1, 3। तो हमें पता चला कि सबसे कम n+l वैल्यू है 1s के लिए, सबसे ज्यादा है 2p के लिए। इसलिए इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन मिलेगा 1s को, देन 2s, देन 2p। मतलब ऑफ-बाउ रूल फॉलो हो रहा है। अब दूसरा चेक करना है कि क्या यहां पे हंस रूल फॉलो हुआ। तो हमारा आंसर होगा यस, हंस रूल इज ऑल्सो फॉलोड। ये कैसे?
तो p सब सेल में 3 ऑर्बिटल है, और ये 3 ऑर्बिटल को हम लोग बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। और डीजेनरेट ऑर्बिटल का मतलब हो गया कि ऑर्बिटल्स हैविंग सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। और हंस रूल में बोला गया है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल में आपको इलेक्ट्रॉन को पहले सिंगली फिल करना है, एक एक फिल करना है पैरेलल स्पिन के साथ। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बच रहा है तो उसका पेयरिंग होगा एंटी पैरेलल स्पिन के साथ। तो यहां p सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और दोनों इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन या कॉन्फ़िगरेशन है वो एक ऑर्बिटल को पहले एक इलेक्ट्रॉन मिला, दूसरे ऑर्बिटल को एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है पैरेलल स्पिन के साथ। मतलब यहां पे हुंस रूल भी क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। लेकिन हम तो जानते हैं कि भाई कार्बन हमारा टेट्रावैलेंट है, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन ग्राउंड स्टेट में जहां पे कार्बन अपना मैक्सिमम टाइम स्पेंड करने जा रहा है, वहां पे वो 2 ही बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, और उसको हम बोल रहे हैं डाईवैलेंट। तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा कैसे? तब यहां पे देखा गया है कि आप क्या कीजिए कि ग्राउंड स्टेट से आप एक्साइटेड स्टेट में जाइए। तो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा कार्बन का? तो एक्साइटेड स्टेट में 1s2 2s1 2p3, मतलब यहां पे 1s का जो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड फॉर्म में था दैट विल रिमेन पेयर्ड। लेकिन 2s से एक इलेक्ट्रॉन चला गया 2p में, और 2p के पास अब टोटल इलेक्ट्रॉन हो गया 3। अब यहां पे 2s से जो एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है 2p के लिए, इसमें हमें एनर्जी देना पड़ेगा। वो एनर्जी कितना देना पड़ेगा? तो एनर्जी होता है हमारा 97 किलो कैल। मतलब इतना एनर्जी अगर हम देंगे तो इलेक्ट्रॉन 2s से प्रोमोट होगा 2p में, और ये स्टेट जो हो गया वो कहलाया हमारा एक्साइटेड स्टेट। इस एक्साइटेड स्टेट में हमारे पास टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर हम 4 हाइड्रोजन एटम को एक साथ ला रहे हैं तो क्या होगा कि हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और यहां पे एक कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन एक हाइड्रोजन के साथ, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मतलब इन टोटल यहां पे कार्बन और 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। चूंकि ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस है, इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन को होना है एक्सोथर्मिक। तो यहां पे जो एनर्जी रिलीज होगा वो अगर हम ले ले y किलो कैल, और रिलीज ऑफ एनर्जी को हम शो करते हैं कैसे, निगेटिव साइन से। तो यहां पे हम लगा दिए माइनस साइन। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या बचा कि भाई अगर हमें 4 बॉन्ड बनाता हुआ कार्बन दिख रहा है तो इसको तो एक्साइटेड स्टेट में होना चाहिए। तो क्या ये मैन्युअली पॉसिबल है कि बार बार हमें कार्बन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में लाना पड़ेगा, और उसको एक्साइटेड स्टेट में लाने के लिए 97 किलो कैल एनर्जी देना पड़ेगा? मैन्युअली तो ये पॉसिबल है नहीं। तो ये काम हो कैसे पाता है? और कार्बन एक दो नहीं, मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल हो रहा है कि कार्बन अपने आप को ग्राउंड स्टेट में रखते हुए ये अपने आप को एक्साइटेड स्टेट में लाए, 4 बॉन्ड बनाए, और तब इसको हम बोलेंगे टेट्रावैलेंट। तो एक्सपेरिमेंटली यहां पे देखा गया है कि जो 4 बॉन्ड बनते समय जिसको हम बोलते हैं यहां पे टेट्रावैलेंट, वहां जो y किलो कैल ऑफ एनर्जी रिलीज हो रहा है, इस एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो 97 किलो कैल से ज्यादा है। मतलब 4 बॉन्ड बनते समय जो एनर्जी रिलीज हुआ वो 97 किलो कैल, जो एक्साइटेशन एनर्जी है उससे बहुत ज्यादा है। ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है। मतलब कि कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल को अगर हम हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल को ला दे अगर हम बॉन्डिंग रेंज में, बॉन्डिंग रेंज किसको बोलते हैं? तो बॉन्डिंग रेंज का मतलब हुआ कि जब हम दोनों एटम को इस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे लाए ताकि पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट जो है वो सिस्टम का क्या हो जाए, मिनिमम, तो उसको बोलते हैं बॉन्डिंग रेंज। तो बॉन्डिंग रेंज एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हम आपको बता रहे हैं। बॉन्डिंग रेंज का मतलब हुआ व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल, मतलब 2 एटम, व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर ब्रॉट क्लोजर एट अ डिस्टेंस where potential energy is minimum। तो
जब हम कार्बन और हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल को एक ऐसे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पे लाए जहां पे उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गया, उस केस में क्या होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन के पास बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, और उस बॉन्ड फॉर्मेशन में जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, मतलब जो एनर्जी 97 से ज्यादा है, वो एक्स्ट्रा एनर्जी ऑटोमेटिकली कार्बन को ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में सेट करेगा। कैसे? बाई प्रोमोटिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करते हुए 2s से 2p में। तो यहां पे जो एक्साइटेड स्टेट में कार्बन हमारा 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसके लिए जो हमारा ड्राइविंग फोर्स होगा, ड्राइविंग फोर्स का मतलब होता है मेन कॉज, कि अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो उसका मुख्य कारण क्या होगा, मेन कॉज क्या होगा। तो ड्राइविंग फोर्स यहां पे होगा कि ये जो एक्साइटेशन प्रोसेस है, मतलब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने वाला प्रोसेस, और ये बॉन्ड फॉर्मेशन, ये दोनों प्रोसेस एक साथ होता है, इसके बीच में कोई टाइम डिफरेंस नहीं है। तो एक साथ होने से फायदा क्या हुआ कि 4 बॉन्ड बनते समय जो एक्स्ट्रा एनर्जी रिलीज हो रहा है, दैट एनर्जी इज हेल्पफुल फॉर प्रोमोटिंग इलेक्ट्रॉन, कहां से कहां तक, 2s से 2p में। तो एक सेंटेंस में अगर हम यहां पे देखना चाहे कि वाई कार्बन इज टेट्रावैलेंट, तो उसका मेन रीजन होगा कि एक्साइटेशन एंड बॉन्ड फॉर्मेशन आर साइमल्टेनियस प्रोसेस। और चूंकि ये एक्साइटेशन और बॉन्ड फॉर्मेशन साइमल्टेनियस प्रोसेस है, इसलिए कार्बन टेट्रावैलेंट कहलाएगा या ये टेट्रावैलेंसी शो करेगा। तो टेट्रावैलेंट का मतलब हुआ कि कार्बन विल फॉर्म 4 बॉन्ड अराउंड एनी कंपाउंड, लेकिन उसका मेन रीजन क्या हुआ कि एक्साइटेशन बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ होगा। और इस मेन रीजन का जो मैकेनिज्म है वो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के थ्रू हम यहां पे शो उसको कर दिए। तो इस कंसेप्ट के साथ हम ये टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन का जो कंसेप्ट है हम उसको बाइंड अप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो अगले स्पेशल प्रॉपर्टी पे होगा, और हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम बेस्ट और इजीएस्ट वे में आपको समझाए। और स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि हम जितना इसमें कंसेप्ट हम लोग डिस्कस किए, आप प्लीज इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।